ज़ाओनाई, द ग्रीनेस्ट फ्लैग इन ड्रामा हिस्ट्री। अगर आपने भी लव ओ टू को देखा है तो कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर सोचा होगा, लेकिन क्या ज़ाओनाई सच में इतना अच्छा है? जब मैंने 4-5 साल पहले ये ड्रामा देखा था तो मुझे भी यही लगता था कि ज़ाओनाई कितना सही बंदा है यार। लेकिन मैंने फिर वो ड्रामा वापस देखा और रियलाइज़ किया कि हम उसे ग्रीनेस्ट फ्लैग नहीं बोल सकते। रीज़न बताने से पहले मैं आपको इस पूरे ड्रामा की समरी दे देती हूँ। अगर आपने बहुत पहले देखा हो तो सकता है आप भूल गए हो। तो वे वेई इस ड्रामे की फीमेल लीड है और ज़ाओनाई मेन लीड। वो दोनों गेम में मिलते हैं जहाँ वो गेम में एक दूसरे से शादी करते हैं। ज़ाओनाई को तो पता था कि उसकी वर्चुअल वाइफ वे वे है, जो जिस कॉलेज में वो खुद पढ़ता है वो भी उसी कॉलेज की स्टूडेंट है और उसके डिपार्टमेंट में उसकी जूनियर है। लेकिन वे वे को भनक तक नहीं थी कि वो उसका हस्बैंड कॉलेज का इतना पॉपुलर बंदा है। अब धीरे धीरे ना ये दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। फिर एक दिन रियल लाइफ में मिलते हैं और एक दूसरे को बिना प्रपोज किए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ड्रामा काफ़ी स्मूथली बढ़ता है और दोनों की फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। दोनों की कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता और लास्ट में दोनों की शादी भी हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन नहीं। दोनों को अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए भी कुछ खास नहीं करना पड़ा। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते थे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? एक्चुअली ज़ाओनाई में। वैसे ज़ाओनाई को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था वो, लेकिन स्टार्टिंग में उसने वेई वेई को लिटरली स्टॉक किया था। मतलब वो स्टार्टिंग से ही जानता था कि वेई वेई उसकी वर्चुअल वाइफ है। मतलब उसने वेई वेई को वाइफ बनाने का इनविटेशन इसलिए तो दिया था ना, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो वेई वेई का अकाउंट है। और स्टॉकिंग कोई मेन कैरेक्टर करे या विलन, स्टॉकिंग स्टॉकिंग होती है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अभी भी आप लोग अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो ऐसे समझो कि अगर ज़ाओनाई कोई मेन लीड ना होकर कोई विलन होता या कोई और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता और आखिरी में उसे असॉल्ट करता, फिर जैसे कोरियन ड्रामाज में होता है। क्योंकि ये चाइनीज़ ड्रामा था तो वे वे बच गई, लेकिन अगर ये कोरियन ड्रामा होता ना तो वे वे का काम लग जाता। और सिर्फ यही वजह नहीं है कि मुझे ज़ाओनाई ग्रीन फ्लैग नहीं लगता। एक और भी बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप लोग को याद होगा जब वे वे की जो फ्रेंड है इर्शी, वे वे की उससे लड़ाई हो जाती है मतलब उन दोनों की। तो ना वे वे जो है वो ज़ाओनाई के घर रहने आती है। तो वहाँ पर वे वे बहुत दुखी होती है तो ज़ाओनाई उससे कहता है कि दुखी मत हो, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है और मैं सब कुछ। तो हो सकता है आपको ये लाइन बहुत रोमांटिक या बहुत ही अच्छी लग रही हो, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने ड्रामा पहली बार देखा था ना तब भी मुझे ये पसंद नहीं आया और दूसरी बार तो और भी ज़्यादा बुरी लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना फ्रेंडशिप की इंसल्ट की गई है, मेनली फीमेल फ्रेंडशिप की। क्योंकि यहाँ ना ऋषि वेवे की लाइफ का एकदम छोटा हिस्सा नहीं थी। वे ऋषि को ज़ाओनाई से भी पहले से जानती थी और उन दोनों की फ्रेंडशिप को ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। उनके जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि उसकी बाकी जो रूममेट्स हैं वो चारों की काफ़ी अच्छी बनती थी। उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी। अगर यही बात वेवी ने ज़ाओनाई की फ्रेंड्स के लिए कही होती तो फिर क्या वो सुन लेता? और फिर आप लोग कहेंगे कि ज़ाओनाई की फ्रेंड्स उससे झगड़ा नहीं करते, तो ना शायद ऋषि भी उससे झगड़ा नहीं करती, बट वहाँ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। सोचो अगर आपके पास एक जॉब हो, एक पार्टनर हो, लेकिन आप पता चले कि वो सब किसी और की वजह से आपको मिले हैं। तो ऋषि के साथ भी ना यहाँ ऐसा ही हुआ था। और यहाँ ऋषि वेई से नाराज़ नहीं थी, वो बस खुद की इनकेपेबिलिटीज़ की वजह से थोड़ी दुखी थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ज़ाओनाई काफ़ी अच्छा था और वो वेवे में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। एक बार भी उसने वेवे पर शक नहीं किया। वो हमेशा उसका ख्याल रखता था, उसकी फ्रेंड्स का भी। वो वेवी की हर बात मानता था। वेवी को सिर्फ एक बार कहने की ज़रूरत थी, उसे कभी रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये तो होगा ज़ाओनाई के प्रोज एंड कॉन्स। अब हम बात करते हैं ड्रामा के प्लस पॉइंट्स के बारे में। तो पर्सनली मुझे ये ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद आया फीमेल कैरेक्टर की वजह से। मतलब इसमें फीमेल कैरेक्टर को डम नहीं दिखाया गया है। वो स्पोर्ट्स में अच्छी है, ब्यूटीफुल है, काम थी और इंटेलिजेंट भी। नहीं तो नॉर्मल ड्रामाज में क्या होता है कि फीमेल लीड को या तो डम दिखाया जाता है या लाचार दिखाया जाता है, फिर वो हीरो के पास मदद मांगने जाएगी, उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ इस ड्रामा में वेई ने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया था। उसे कभी ज़ाओनाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे शाओगोंग ने जब उसकी फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी तो वो खुद उससे जवाब मांगने चली गई थी। और जब उसने शाओगोंग की वीडियो वापस देखी थी तब भी वो उससे लड़ने गई थी। और जब
उसका एक्स हस्बैंड उसके पीछे पड़ गया था, तब भी उसे जाओनाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद उससे अकेले निपट कर आ गई थी। और यहाँ पर वे काफ़ी समझदार थी, जैसे अगर जाओनाई काम कर रहा था और उसे टाइम नहीं दे पा रहा था तो वो कभी शिकायत नहीं करती थी। जैसे एक बार ना जाओनाई उसे डेट पर लेकर जाता है और वहाँ भी वो काम करने लग जाता है, लेकिन वे उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, सो जो भी लोग बोलते हैं ना कि जाओनाई कितना अच्छा है, काश उन्हें भी जाओनाई जैसा पार्टनर बने, तो वे भी उतनी ही अच्छी थी। अगर आपको जाओनाई जैसा पार्टनर चाहिए तो आपको वे बनना पड़ेगा। और अब बात करते हैं केओ और हाउ माई मिस्टर ब्यूटी के बारे में। तो जब मैंने ये ड्रामा फर्स्ट टाइम देखा था तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उनके रिलेशनशिप पर। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे तो पता चला वो ये कपल है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे, मतलब। लेकिन जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई और मुझे BL ड्रामास के बारे में पता चला, देन मैंने काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ किया कि वो दोनों कपल थे, रिलेशनशिप में थे। मतलब दिमाग मेरा जब चला। नॉवल में उन्हें कपल ही दिखाया गया है, बट चाइनीज़ सेंसरशिप की वजह से ड्रामा में नहीं। और इनकी वजह से मैंने लव O2O की नॉवल पढ़ी थी, जिसमें इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा सीन्स नहीं है, बट हाँ ये दोनों ऐसा कपल दिखाया गया है। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ड्रामा देखा था तो मुझे ना ये सारे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। मैंने मिस्टर ब्यूटी और सी सॉन्ग इन दोनों के तो ड्रामास भी देखे थे जिनमें ये दोनों मेन लीड्स थे, लेकिन मुझे वो ड्रामास पसंद नहीं आया कोई खास। और अब हम बात करते हैं केओ की। तो जो केओ और जाओनाई है उन दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि केओ भी है ना जो मिस्टर ब्यूटी को स्टॉक करता है, उसके डेस्कटॉप से वॉलपेपर चेंज कर देता है। और फिर हम ना शाओगंग और इर्शी की स्टोरी भी दिखाई जाती है जो ठीक थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बेकार थी, अच्छी थी। और ना इर्शी को पूरे ड्रामा में ऑर्डिनरी बोला गया है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है यार, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। बट नॉवल में ना इर्शी को एक ऑर्डिनरी लड़की ही बोला गया है, इसलिए ड्रामा में उसे बार बार ऐसा बोला जाता है, ऑर्डिनरी। और ना यहाँ पर ड्रामा में एक और कैरेक्टर है मैंग ईरान, जिसे कि एक विलनेस की तरह पोर्ट्रे किया गया है, बट वो विलन नहीं थी। मतलब उसके पास ना सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं थे और उसे थोड़ा डम कहा जा सकता है, मतलब वो ईजी टू मैनिपुलेट थी। उसकी जो दोस्त थी ना वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। मैंग ईरान दिल से बुरी नहीं थी, बस उसकी संगत बहुत ज़्यादा बुरी थी। और लास्ट में वो ना अब्रॉड चली जाती है, तो आई होप उसको वहाँ अच्छे दोस्त मिले हो। ओके, तो मुझे इस ड्रामा के बारे में यही कहना था। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हों या कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोले हों वो आपको अच्छे नहीं लगे, बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।